14 अगस्त को पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, चले फिर कुछ नई लगने वाली बातें कर लेते हैं। उसी दिन यानी 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के हक में करारदाद के साथ करारदाद फलस्तीन भी पेश की गई और वो मंजूर भी हुई। ये कोई वन ऑफ चीज नहीं थी और ना ही ये कोई रिवायती यकजहती का इजहार था, क्योंकि सिर्फ यही एक मौका नहीं था जब मुस्लिम लीग और उसकी क़यादत ने खुलकर बड़े वाज़े अंदाज में अर्ज़े मुक़द्दस के लिए अपनी गुलामी के दौर तक में आवाज उठाई। अगस्त 1929 में जब ब्रिटिश आर्मी और सहूनियों ने फलस्तीनियों पर जुल्म ढाना शुरू किए तो अल्लामा इकबाल ने दिल्ली गेट लाहौर में खड़े होकर यह ऐलान किया कि सहूनी तहरीक सिवाय शर के कुछ नहीं फैलाएगी और यहूदी ना तो तारीखी एतबार से और ना ही कानूनी लिहाज से फलस्तीन में बसाए जाने के काबिल हैं। फिर दिसंबर 1931 में अल्लामा इकबाल पैलेस्टाइन में होने वाली पैन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, जिसका एक मकसद फलस्तीन में सहूनी तौसी के खिलाफ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना था। 1934 अंजुमन हयात इस्लाम का जलसा है, जिसमें अल्लामा इकबाल खबरदार करते हैं कि फलस्तीन को यहूदियों का वतन बनाने का बरतानिया का कोई हक नहीं है। नवंबर 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग ने इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन से मुलाकात की, जिसका मकसद फलस्तीन में यहूदी आबादकारी यानी बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत फलस्तीनियों के हुकूक की पामाली के खिलाफ एहतजाज करना था। 27 सितंबर 1936 को अरब हड़ताल से फलस्तीनियों ने ब्रिटिश मैंडेट और सहूनी आबादकारी के खिलाफ तारीखी जिद्दोजहद शुरू की, तो यहाँ हिंदुस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यौम फलस्तीन मनाया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। अक्टूबर 1937 लखनऊ इजलास में जिन्ना ने ब्रिटेन को वार्निंग दी कि अगर फलस्तीनियों से किए गए वो वादे पूरे न हुए तो नताइज खतरनाक होंगे। फिर 15 अक्टूबर 1938 को दोबारा यौम फलस्तीन मनाया, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एहतजाज को अपने लिए एक मुश्किल सूरत-ए-हाल करार देकर लंदन रिपोर्ट पेश की। इसी साल मोहम्मद अली जिन्ना ने चौधरी खलीकुज़्ज़मा को काहिरा भेजा ताकि इस मसले पर अरब कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। दिसंबर 1938 में पटना इजलास में जिन्ना ने कहा कि मुसलमान फलस्तीनियों की मदद के लिए हर कुर्बानी देंगे। मुस्लिम लीग ने फलस्तीनी अरबों को हीरो करार दिया और फलस्तीनी कॉज के लिए काम करने वाले वहाँ के मुफ्ती आजम पर एतमाद का इजहार किया। जवाब में फलस्तीनी कायद अमीनुल हुसैनी ने भी जिन्ना की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। 8 फरवरी 1939 को फिर से पूरे सब कॉन्टिनेंट में यौम फलस्तीन मनाया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली में कहा कि फलस्तीन का मामला हर मुसलमान का मुश्तरका मसला है, बरतानिया को अरबों के हुकूक तस्लीम करने चाहिए। और इसी साल मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ब्रिटिश व्हाइट पेपर को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें फलस्तीन में यहूदी रियासत के कयाम की राह हमवार की जा रही थी और उसे नॉट एक्सेप्टेबल करार दिया। अरब बगावत शुरू होते ही जब फलस्तीनी आवाम को माली इमदाद की जरूरत पेश आई तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीमों ने इसी मकसद के लिए न सिर्फ फलस्तीन रिलीफ फंड कायम किया, बल्कि मुस्लिम लीग ने मिडिल ईस्ट में हिलाल अहमर ब्रांच को इमरजेंसी रिलीफ के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी की। 1940 में पैलेस्टाइन के हक में रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। 1 नवंबर 1940 को मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, खास तौर पर मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज की खातिर आगही फैलाई गई और इजहार यकजहती के लिए यौम शायर इस्लाम मनाया गया। 1944 मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यहूदी आबादकारी के खिलाफ खबरदार किया और फलस्तीनियों की हिमायत का वादा दोहराते हुए अमेरिकन सदर रोजवेल्ट को मुतनब्बे किया कि अगर यहूदी रियासत के कयाम की कोशिश की गई तो पूरी मुस्लिम दुनिया उठ खड़ी होगी। 12 अक्टूबर 1945 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम दुनिया का हर मर्द और औरत यरूशलेम पर यहूदियों के कब्जे से पहले अपनी जान कुर्बान करना चाहेगा और मेरी ख्वाहिश है कि ब्रिटेन और अमेरिका जरा अपना हाथ बंद रखें और फिर मैं देखूंगा कि यहूदी यरूशलेम पर कैसे कब्जा करते हैं। इसी साल बरतानिया के वजीर आजम को जिन्ना ने पैगाम भेजा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन का बनाया हुआ यहूदी हिजरत का मंसूबा एक शैतानी और इंतहाई गैर मुनसिफाना स्कीम है। 1946 में जिन्ना ने एंग्लो अमेरिकन रिपोर्ट को अरबों के साथ गद्दारी करार दिया। इसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे को बताया कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इश्तियाल अंगेजी ही क्यों ना हो। 10 मई 1946 को यौम फलस्तीन एक बार फिर मनाया गया। 1947 जिन्ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एहतजाज के तौर पर टेलीग्राम भेजते हैं कि फलस्तीनियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोका जाए और अमेरिका से सहूनी दबाव से आजाद होकर फैसला करने की अपील भी करते हैं। नवंबर 1947 में इसराइल
اسرائیل کے قیام کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے موقع پر جناح کے پاکستان نے نہ صرف مخالفت میں ووٹ ڈالا بلکہ بھارتی وزیر اعظم نہرو سے بھی اس پر رابطہ قائم کیا۔ قائد اعظم نے خبردار کیا کہ پوری مسلم دنیا بغاوت کر دے گی اور پاکستان کے پاس اربوں کی مکمل حمایت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مئی 1948 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے جناح سے خط لکھ کر رابطہ کیا تو جناح نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کے قیام کی ایک منظم سازش ہے۔ اپنی ڈیتھ سے چند دنوں پہلے یعنی اگست 1948 کے عید پیغام میں جناح نے پیلسٹائن، انڈونیشیا اور کشمیر میں مظالم کی مذمت کی اور مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا۔ پھر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جب یہ آفر کی گئی کہ پاکستان ابھی بہت سی مشکلات میں گھرا ہے، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو جو آپ چاہتے ہیں فراہم کریں گے، بس آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو لیاقت علی خان نے یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا کہ جنٹلمین آر سول از ناٹ فار سیل۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے موقف 14 اگست 1947 کے بعد سے نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے اور بہت کلیئر ہے۔ جبھی تو پاکستان کے پاسپورٹ میں وہ لکھا ہوتا ہے جو شاید دنیا کے کسی ملک کے پاسپورٹ پر نہیں لکھا، اور 7 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستان کی یہی اسٹیٹ پالیسی ہے۔ اور جبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پالیسی میں کوئی چھیڑ چھاڑ صرف وہاں کے مظلوموں کے ساتھ نہیں بلکہ خود پاکستان اور اس کے بنانے والوں کی لگ بھگ 100 سال پہلے سے جاری انسانی بنیادوں پر طے شدہ پالیسی سے غداری سمجھی جائے گی۔ قائم رہو پاکستان، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔